तो रिसोर्सेस हमें संसाधन प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, घर बनाना है तो तुम्हें कई तरह के रिसोर्स की आवश्यकता है, जैसे वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लैंड रिसोर्सेज जहाँ से तुम मिट्टी वगैरह लाते हो, है ना, मिनरल रिसोर्सेज जैसे पत्थर वगैरह जो तुम्हें चाहिए घर में लगाने के लिए, शीशे वगैरह, ग्लास वगैरह, तो मिनरल रिसोर्सेज से आएगा। घर में जो ऊर्जा के स्रोत चाहिए, है ना, उसके लिए एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सब घर में चाहिए तुम्हें, किसी भी चीज़ को जो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम्हें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधन भी चाहिए। और आजकल आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की भी बात हो रही है, यानी गैर प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। लेकिन दोनों में तुम्हें क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि किसकी ज़रूरत कहाँ पर है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है, ये बहुत ही डायनामिक टॉपिक है, ध्यान रखना। इतना डायनामिक टॉपिक तुमने आज तक नहीं देखा होगा यूपीएससी के सिलेबस में, जितना रिसोर्स के बारे में। क्योंकि रिसोर्सेस अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो रिसोर्सेस आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और अर्थव्यवस्था से ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इकोनॉमी से ओरिएंटेड। और जब रिसोर्सेस उसका बैकबोन है तो ऑब्वियसली रिसोर्स से क्वेश्चंस आने मतलब आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो रिसोर्सेस हैं वो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। तो इकोनॉमी जो चलती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए रोल, तो इंडस्ट्री का है। अगर हम इसको रिसोर्स से कनेक्ट करके देखते हैं तो रिसोर्स से, क्योंकि टर्सरी सेक्टर भी है, क्वाटनरी सेक्टर भी है ना, जिसमें रिसोर्स का डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्री में तो डायरेक्ट यूज होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ था लंदन में, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और भारत की इकोनॉमी में जाकर बाद में जाकर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, खासकर 1990 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद ये चेंजेस हुए। अब हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो ये रिसोर्सेस तो हम उसको कहेंगे, मान लो नेचुरली तुम्हें संसाधन मिल रहे हैं, लेकिन तुम संसाधन कहोगे किसको बेसिकली? एक किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को क्या हम संसाधन कह सकते हैं? प्रश्न ये है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो तुम बताओगे कि किसी भी सब्सटेंस को हम संसाधन नहीं कह सकते हैं, भले वो प्राकृतिक रूप से हमें मिले। तो किसको संसाधन कहोगे? कि भाई वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो हमें तकनीकी रूप से, है ना, टेक्निकली एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल हो मतलब हमारी पहुंच के अंदर हो, पहली बात। दूसरा पॉइंट है कि वो पदार्थ, ठीक है, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली फीजिबल हो। ठीक है, मतलब हम इसको यूज करके हमें इसका कोई फायदा मिले, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ठीक है, ये फिजिबल ऐसे नहीं होगा, ये इकोनॉमिकली क्या होगा, ये फिजिबल होगा। जब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेड और इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई ये कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब सांस्कृतिक रूप से भी ये स्वीकार्य होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें होंगी तब हम किसी पदार्थ को क्या करेंगे, क्या मान सकते हैं? संसाधन मान सकते हैं। और वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, होम के लिए, घर बनाने के लिए पानी की भी आवश्यकता है, भूमि की आवश्यकता है ना, और खनिजों की भी आवश्यकता है, और ऊर्जा के संसाधनों की भी, ऊर्जा स्रोतों की भी आवश्यकता है। आज हम लोग जो इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने थोड़ा सा तुम्हें रिसोर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब किसी भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस को, ठीक है, अगर तुम रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस को अगर हम रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान रखना, कौन सी दो चीज़ें हैं? वो है टाइम, एक तो, यानी समय, ठीक है, और टाइम के साथ साथ हम देख सकते हैं दूसरा एक है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी, अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं तो हम किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब रिसोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल भी हो जाता है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो जाता है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो जाता है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से जो बातें शुरू हो रही हैं,
यही एंड में जाके तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे तुम प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, हर जगह पर ये चीजें, क्योंकि देखो अगर कोई प्रीलिम्स भी एग्जाम में अपियर हो रहा है तो बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बिना साउंड बैकग्राउंड के तुम क्वेश्चंस को सही ऑप्शन पे टिक नहीं लगा पाते हैं लोग। बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे सामने आंसर है ना, और सारे कंफ्यूजिंग है, इसमें से कौन तुम्हें चूज करना है जो मोस्ट सुटेबल है, सबसे ज्यादा सुटेबल है। सही ये भी है, ये भी लग रहा है सही, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट सुटेबल होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। और मोस्ट सुटेबल को पहचानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इतनी सारी पृष्ठभूमि तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, तब जाकर तुम चीजों को क्या कर सकते हो, रीच कर सकते हो, तुम्हारे लिए प्रीलिम्स एक्सेसिबल हो जाएगा। यहाँ पर भी तुम्हारे एक्सेसिबल का मतलब तुम्हारी पहुंच के अंदर हो जाता है, जब तुम सारी चीजों को सारे एंगल से पढ़ लेते हो। अब देखो, अब कहते हैं कि भाई अगर मान लो कि तुम्हें कोई एक ऐसी चीज, रिसोर्स के बारे में, जैसे होता है ना आजकल दादी माँ के नुस्खे बहुत चलते हैं, तो कुल मिला के अगर तुम देखो तो लोग घरेलू नुस्खों पे बहुत ज्यादा आज भी विश्वास करते हैं। जैसे घरेलू नुस्खे, कुछ सिर में दर्द है तो कुछ तेल वेल लगा लिया, तो मालिश कर ली, अब ये सब घरेलू नुस्खे हो गए। तो तुमने अगर सिर में दर्द है तेल लगा लिया तो ये तो पुराने नुस्खे हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे नुस्खे से जिससे क्या हो रहा है कि भाई उसको तुम कमर्शियली यूज कर पा रहे हो, ठीक है, उसको तुम बेच रहे हो, है ना, तो अगर तुमने उसको बेचना शुरू कर दिया, उसकी कमर्शियल वैल्यू आ गई, है ना, उसकी वैल्यू कमर्शियली अगर देख रहे हैं तो वो फिर क्या होगा, और इसको अगर हम पेटेंट वगैरह तुम करा लेते हो, पेटेंट करके मार्केट में डाल दिया तुमने, ये बन गया तुम्हारा रिसोर्स, संसाधन बन जाता है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कमर्शियली वैल्यूएबल बनाना, पेटेंट करना, मार्केट में भेजना और हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, तभी तो रिसोर्स बन गया। तो रिसोर्स होते नहीं है, ध्यान रखना, रिसोर्स बनाए जाते हैं। जिमरमैन नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ये वाक्य बोला था, रिसोर्स होते नहीं है, रिसोर्स बनाए जाते हैं। रिसोर्स बन गया इसका मतलब वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गया, इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम रिसोर्स को समझो। सिर्फ रिसोर्स को एक वर्ड है, लेकिन तुम देख सकते हो हमारे जीएस में, मेंस में भी इसको स्पेशली इस पर बात की गई है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना, संसाधनों के वितरण की। वो तो बहुत बाद में चल के चीजें छन के आती हैं। सन के मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच या परकोलेशन थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो ऊपर में कुछ और नजर आता है, नीचे कुछ और नजर आता है ना। टॉप टू बॉटम अप्रोच यही कहता है कि जब हम ऊपर चीजों को ऊपरी सतह पर देखते हैं तो वहां कुछ और नजर आएगा, और जब तुम गहराई में जाओगे तो चीजें कुछ और नजर आती हैं। यूपीएससी के पूरे पूरे सिस्टम में, मतलब इस सिस्टम में, इस सिस्टम का मतलब सिर्फ एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। उस एग्जाम को लेकर अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है तो यही रहता है कि जब वो ऊपर से चीज़ों को देखता है तो कुछ और नज़र आता है, और गहराई में यानी जब वो एग्जामिनेशन हॉल में चला जाता है तो वहाँ पर चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं। ये बदलाव जो होता है, इस बदलाव को डाइजेस्ट करना हर किसी के बस बस की बात नहीं है, और जो इस बदलाव को डाइजेस्ट कर लेता है वही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है सही मायने में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अब जैसे ऊपर ऊपर तुमने रिसोर्स को तो पढ़ लिया, ठीक है, संसाधन होते क्या हैं समझ गए, लेकिन अंदर जाकर पता चला उसके उसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है क्वेश्चन तक आते आते, यानी जिस टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो अगर वो क्वेश्चन के लेवल पे आ गया तो उसमें इतने चेंजेस आ जाते हैं, इतने बदलाव आ जाते हैं कि तुम्हारा टॉपिक का पढ़ना सीधे तौर पर और उस क्वेश्चन को कर लेना, सॉल्व कर लेना, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। टॉपिक तुमने पढ़ा ऊपर ऊपर लेवल पे, टॉप लेवल पे, जब बॉटम लेवल पे पहुंचे तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। इसका ये मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ टॉप टू बॉटम तक आते आते, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को हम समझ नहीं पाए और इसलिए रिजल्ट नहीं आया। नॉर्मली यही होता है, और कई बार ऐसा देखा गया स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर भी करते हैं कि हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। भाई जो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ गया या जिसने कर लिया, जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली, वही फाइनली मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है, और उसको उसके सितारे फिर बुलंद हो जाते हैं और उसके यूनिफॉर्म पर भी सितारे चढ़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ से यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता तो वो यहाँ तक लटके रह जाते हैं, और जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, यानी अच्छे स्कूल कॉलेज से शुरू से पढ़ाई की है, तो वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं।
जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं उनको यूपीएससी के नज़र में मैं कहता हूँ उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। वो बहुत आराम से एनलाइटनमेंट उनको मिल गई है और वो सब कुछ कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं ऐसे लोग। ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं। तो ये जो डायनामिक्स है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायनामिक्स है, इसमें नेचर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन सब इन्वॉल्व है। ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तब जाकर हम डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज के थ्रू किसकी बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट की, यानी विकास की बात कर रहे हैं। अगर ये संसाधन हमारे लिए विकास का माध्यम नहीं बनते हैं तो ये तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में उस तरह से पूछे भी नहीं जाते हैं। तो क्योंकि इसका रास्ता, मतलब जो गंतव्य, रास्ता नहीं, गंतव्य विकास तक, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन जो है वो विकास की तरफ जा रहा है, इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। तो ये तो थे रिसोर्स के बैकग्राउंड की बात। अब हम आते हैं कि भाई हम भारत में जो रिसोर्सेस है उसमें हम एनर्जी रिसोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरह से तुम्हें रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। पहला एक कन्वेंशनल, क्योंकि हम एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ऊर्जा स्रोत की, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। बहुत बड़ी लड़ाई है इन दोनों के बीच में, जो युद्ध चल रहा है एनर्जी, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के बीच में। युद्ध को जो समझ गया वो एग्जाम में आंसर भी, खासकर मेंस के एग्जाम में आंसर बहुत अच्छा लिख पाएगा। लेकिन जो इन दोनों के समीकरण को, इक्वेशन को नहीं समझ पाया, वो रटता रह जाता है कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी तुम पढ़ने की बात करो तो ये समझो कि किसी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। हम एनर्जी रिसोर्स को या एनर्जी सोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें पता करना है कौन कौन सा स्रोत है। कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा, किसी भी बुक में, किताब में, नोट्स में मिल जाता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखो। अब इस बात को समझ लो कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल को ये वाले रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब ये खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और ये वाले रिसोर्स जो हैं ये हमारे सामने है एज अ पोटेंशियल। ठीक है, तो डिप्लीट हो रहे हैं, हुए नहीं है, कंप्लीटली हो रहे हैं, और ये इसमें पोटेंशियल बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारा जो काम चल रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, व्हीकल्स का हो, गाड़ियों का हो, है ना, घरों में हो, कहीं भी हाउस होल्ड काम हो, जहां भी तुम्हें ऊर्जा चाहिए। ठीक है, घरों में भी तो बहुत एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना, इंडस्ट्री में भी चाहिए, व्हीकल्स को भी चलाने में पेट्रोलियम वगैरह चाहिए, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोयला वगैरह चाहिए। तो कन्वेंशनल सोर्स जो है, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, वो खत्म हो, और जब ये खत्म हो रहे हैं और खत्म हो जाएंगे मान लो अगले 50 सालों में, तो हम, हमारी कितनी एक्टिविटीज, खासकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बंद हो सकती हैं। और जब तुम्हारी आर्थिक गतिविधि ही बंद हो गई तो क्या तुम विकास कर पाओगे? जो हमारा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि डेवलपमेंट इज आवर फाइनल डेस्टिनी, फाइनल डेस्टिनेशन वही है क्या? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास डेवलपमेंट के रास्ते मौजूद होंगे, मीन्स मौजूद होंगे, मीन्स मतलब माध्यम मौजूद होंगे। तो जब तक ये माध्यम क्या है, यही वो माध्यम है, ये ऊर्जा के संसाधन डेवलपमेंट के माध्यम है। अगर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं किसके द्वारा? आर्थिक गतिविधियों को पूरा करते हुए, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है ना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें व्हीकल्स वगैरह भी आता है, या हाउस होल्ड एक्टिविटीज है। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जिसका माध्यम बनता है ऊर्जा। और ऊर्जा क्या हो रही है? पारंपरिक ऊर्जा खत्म हो रही है और गैर पारंपरिक ऊर्जा में बहुत पोटेंशियल है। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम, मैंने क्या कहा कि पूरे यूपीएससी का एग्जाम, ध्यान से समझ लो इस बात को, हम लोग इकोनॉमिक ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था हमारी है उसी को लेकर सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्योंकि आज की नीड, प्राइमरी नीड, मुझे भी ये फील होने लगा है पर्सनली, पहले मुझे ये नहीं फील होता था कि इकोनॉमी इज योर प्राइमरी नीड। ठीक है, लेकिन आज के तुम्हें भी, सब लोगों को ये फील होता है कि अर्थव्यवस्था पूरे समाज की, कह सकते हो कि प्राथमिक जरूरत बन चुकी। अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थ, अर्थ जिसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था तो ब्रॉडर टर्म हो गया, अर्थ यानी इकोनॉमी, जो अर्थ है यानी पैसा है, वो प्राइमरी नीड है और है भी।
आज तुम अमेरिका को देखो, यूएसए को देखो, चाइना को देखो, है ना। रशिया तो बेचारा वो चलो फंसा हुआ है वॉर में यूक्रेन के साथ, लेकिन यूएसए चाइना ये क्या कर रहे हैं? ये रिसोर्सेस पे ही तो कब्जा करना चाह रहे हैं। संसाधनों पे कब्जा होगा तो उनकी इकोनॉमिक नीड पूरी होगी। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया, या तुम कह सकते हो इंडिया डेवलप कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में इकोनॉमी पे कंसंट्रेट पहले नहीं किया जाता था। पहले कंसंट्रेट करते थे हम लोग किस पर? पहले कंसंट्रेट करते थे कि भाई विश्व बंधुत्व पर, भाईचारे पर, ये पर, वो पर, है ना, संस्कृति पे, या फिर उन चीजों पे जिनका मानवता से मतलब मानवीय मूल्य है, ठीक है, एथिक्स है, मोरालिटी है, इन पर कंसंट्रेशन करते थे। लेकिन आज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर आप इकोनॉमिकली कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो भाई विश्व के साथ आपका तालमेल खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तालमेल अगर नहीं बनता है तो आज जो विकासशील देश का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ चला जाएगा पता है? वो और पीछे हो जाएगा। और विकासशील से हम एकदम अल्प विकसित देशों की कैटेगरी में जा सकते हैं। अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड, जैसे ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब है, नेपाल, भूटान, इन सब देशों के कैटेगरी में क्या आना चाहते हैं हम? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और जब अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे उसके लिए हमें ऊर्जा के संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब समझ में आई बात? और अगर हम इन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, इस नीड को, इस मीन्स को पूरा कर लेते हैं, इस माध्यम को पूरा कर लेते हैं, किसको? एनर्जी के सोर्सेस को, तो ध्यान रखना फिर हमें इस एक्टिविटी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हाउस होल्ड एक्टिविटी हो, इनको चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो रहे हैं। हमें फोकस किस पर करना है? नॉन कन्वेंशनल पे, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा पे, जैसे सोलर है, विंड है ना, जियोथर्मल है, बायोमास है, बायोगैस है, बायोफ्यूल्स है, बहुत कुछ है, टाइडल एनर्जी है। लेकिन ये जो पोटेंशियल तो है इसमें बहुत, लेकिन हमने क्या किया है, इनको अभी तक टैप नहीं किया है। ध्यान रखना है, टैप मतलब हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया है जितना चाहिए। कोयले ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, पेट्रोलियम ने बहुत कुछ दे दिया है हमें, बहुत आगे ले गया है हमारी अर्थव्यवस्था को, लेकिन अब ये बेचारे खत्म हो रहे हैं। इनकी एक सीमा है, समय सीमा है। तभी तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, यानी अनव्यकरणीय। अब इसको दोबारा ये नया नहीं हो सकता, अनव्यकरणीय है। तो अब ये खत्म हो रहा है तो फिर आगे की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है? तो हमें ऊर्जा के साधनों की तो आवश्यकता है, लेकिन रिन्यूएबल की आवश्यकता है, जिसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हमने टैप नहीं किया। क्यों नहीं आपने टैप किया? क्योंकि आपके पास क्या है? स्किल नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, निवेश नहीं है। तीसरा, टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है तो आप जो इस तरह की चीजों को, जिसको हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, उसको भी प्राप्त करना मुश्किल होगा। और देर हो रही है इंडिया में, ये चीजें, इसमें देर लग रहा है। ये बाकी कंट्रीज में अगर हम इनको देखते हैं तो ये साधन काफी हद तक, काफी एनर्जी उनको दे रहे हैं। नॉर्वे वगैरह यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, तो वो दे रहे हो, एनर्जी उनको मिल रही है यहाँ से, हमें नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे यहाँ इन बातों की कमी है जो मैंने अभी बताया, जैसे स्किल की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। और ये अगर, इसलिए आज भारत को देखना, आज तुम्हारे पास साइंस टेक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रीजन यही है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी में बहुत अभूतपूर्व, मतलब अभूतपूर्व कह सकते हो कि इसमें इसने उपलब्धियां हासिल की हैं साइंस एंड टेक में। और इसलिए क्वेश्चंस तुम्हारे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन साइंस टेक और इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो इन दो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी को कम नहीं करना, लेकिन इन दोनों पे ज्यादा करो, सबको बराबर करो, लेकिन इन दोनों पे उससे भी ज्यादा करो। तो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस निकल के आते, क्योंकि सरकार की भी उपलब्धि रही है। सरकार हमेशा ये सोचती है कि मैं अपनी उपलब्धियों को दिखाऊं, और दिखाने के चक्कर में वो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि भाई देखो जरा, ये ब्यूरोक्रेसी में आने वाला, और मैंने जो पॉलिसी बनाई है जिसके कारण देश आज इतनी प्रगति कर रहा है, तो क्या इसके संज्ञान में है या नहीं है, इसके नॉलेज में है या नहीं है? तो पता चला तुम्हारे नॉलेज में नहीं है। जब नॉलेज में नहीं है तो वो कहेगा भाई एक काम करो, तुम 2-3 साल और जाकर तैयारी करो, उसके बाद यहाँ आना, अभी तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। ये सरकार का कहना है यूपीएससी के माध्यम से उन कैंडिडेट्स को जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा मैं ये
क्या कह रहा था मैं? हाँ, जो भी कह रहा था मतलब ये सरकारी तंत्र और क्या क्या बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी, वही थोड़ा सा मैं रोकने गया था। देखो यहाँ पे अभी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एनर्जी सोर्स की। अब हम आते हैं इस पे, आगे चलते हैं। यहाँ तक तुम बातों को समझ चुके हो, क्यों हम इतनी ज़्यादा इस पर या फिर इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा फोर्स क्यों दे रहे हैं, या गवर्नमेंट भी यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो क्यों देती है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पहली बात अब तुम्हें करना क्या है, देखो अब तुम नोट कर लो कि तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या है, इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तुम्हें रिसोर्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, सामान्य संकल्पना तुम्हारे पास होना चाहिए कि भाई रिसोर्स होता क्या है। अब वो चाहे हर रिसोर्स में वो तुम अप्लाई कर सकते हो, है ना, चाहे वो लैंड रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, एनर्जी रिसोर्स हो, मिनरल रिसोर्स हो, बायोटिक रिसोर्स हो, या फिर अबायोटिक रिसोर्स हो, है ना, या अभी जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्स हो, कुछ भी, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। लेकिन रिसोर्स सबके मतलब ये चाहे, ये तो टाइप्स हो गए, रिसोर्स के प्रकार हो गए, लेकिन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें जो बताया अभी वही है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें हर जगह अप्लाई करना है। आज हम लोग कर रहे हैं इस पर, एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। और एनर्जी रिसोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फिर से आते हैं उसी पर। यहाँ देखो कि भाई जब हम एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी देश की, हमने ये भी बात की कि भाई जो कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है ना, अगर वो डेवलप करना चाहता है तो उसको ऊर्जा के स्रोतों पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम डेवलपमेंट तो चाहते हैं, हर देश में विकास चाहते हैं, और विकास की जो शुरुआत होती है वो इंडस्ट्री से होती है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में बिल्कुल वहीं से होती है। भले हमारा देश सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में जंप कर चुका है, लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं उद्योगों में, तो उद्योगों का मतलब ऊर्जा को देखते हैं, ऊर्जा को, तो ऊर्जा क्या है, शक्ति के संसाधनों में आता है ना। वो एनर्जी रिसोर्सेस यानी पावर रिसोर्सेस में भी, उसको पावर भी कह सकते हो, पावर, इलेक्ट्रिसिटी भी पावर है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पावर है, जियोथर्मल एनर्जी, सब में पावर है। तो ये पावर के जो रिसोर्सेस हैं, ये किसी भी कंट्री के औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पावर। और जितना ज्यादा हम इस पावर को डेवलप करेंगे, भाई जो मीडियम है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जितना ज्यादा हम इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा हम कमर्शियलाइज करेंगे चीजों को, यानी व्यापारिक रूप से या वाणिज्यिक रूप से चीजों को कमर्शियल करने से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इकोनॉमिक गेन होगा, बेनिफिट होता है। तो अगर मान लो कि हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इस स्तर पे, कमर्शियल लेवल पे, तब जाके हमें फायदा होता है। अगर हमने कमर्शियल लेवल पे यूज नहीं किया है तो हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा। और जितना हम यूज करेंगे कमर्शियल लेवल पे, उतना ज्यादा जो एनर्जी यानी प्रोडक्शन, सॉरी, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में तुम्हें डाइवर्सिटी यानी विविधता दिखाई देगी। ठीक, और ये मात्रा भी जो है, अमाउंट, अमाउंट किसका, प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा दिखाई देगा, विविधता भी और मात्रा भी, सब कुछ तुम्हें अधिक दिखाई देगा। तो शक्ति संसाधन, अब इंडिया में देखो, इंडिया इंडिया का एक हमेशा से स्टार्टिंग से ही एक नारा रहा है, शांति एवं विकास। मतलब हम पहल नहीं करते हैं युद्ध के लिए भी या किसी भी तरह के वॉर के लिए भी, और हम शांति से विकास करना चाहते हैं। तो शक्ति संसाधन अगर नहीं है तो आप शांति से विकास भी नहीं कर पाएंगे। और शक्ति संसाधन आप दूसरे देश से अगर हायर करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में तो कभी नहीं जा पाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तब जाता है या वहां पर बिकता, आपका उत्पादन तभी बिकता है जब वो एक तो बेस्ट होगा और साथ में चीप भी होगा, यानी सस्ता भी होगा और बढ़िया भी होगा, दोनों चीजें। और इसीलिए चाइना ने क्या किया हुआ था, पूरे मार्केट पे कब्जा किया हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग खासकर प्रोडक्ट्स में, विनिर्माणी जो उत्पाद है उसमें। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मान लो शक्ति के संसाधनों की, तो ये विषम परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो पावर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी भी युद्ध वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा तुम्हें, आई मीन टू से, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एनर्जी नहीं होगी तो तुम वॉर भी नहीं कर पाओगे।
और आए दिन देखते होगे तुम पाकिस्तान के साथ हमारा, या फिर चाइना के साथ, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ तनातनी रहती है बॉर्डर पे खासकर, है ना। तो अब देखो हम आगे चलते हैं। सूर्य जो है, सन, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, ध्यान रखना इस बात का। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और सौर ऊर्जा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सभी जीवों को, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को प्रभावित करती है। और एक बात और ध्यान रखना, जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं, एनर्जी रिसोर्सेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं से सौर ऊर्जा से भी अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है। और जब हम लोग इस आ, ऊर्जा का भरपूर प्रयोग कर लेते हैं, है ना, और ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करने के बाद जो हम विकास करते हैं, इस विकास से क्या होता है, इस विकास से हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, देश की जो अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पोवर्टी है, गरीबी है ना, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, या फिर क्या कहते हैं उसको, इलिटरेसी कह लो, इलिटरेसी है, असाक्षरता है, अशिक्षा है। तो इस तरह की समस्याएं या बैकवर्डनेस है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये खत्म हो जाती है जब हम विकास कर लेते हैं। और विकास के लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक साथ देखो, इकोनॉमी से चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर ये दूर कर सकता है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या, अब अगली बात हम कर रहे हैं। आज पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, ताकि तुम जब तैयारी करोगे तुम बिखरे हुए नहीं रहोगे कि कहाँ से क्या करना है। तो एक तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा हो गया इस पूरे एनर्जी रिसोर्स का। दूसरा है इसका जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भौगोलिक पक्ष है, जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, है ना। भौगोलिक संदर्भ क्या है भाई, जब भी तुम इस ऊर्जा की बात करते हो, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, जैसे तुम्हें मैं तो थोड़ा सा यहाँ दिखा भी दूँ इस पीडीएफ में, ऊर्जा का चाहे कोई भी स्रोत हो, कोयला हो, या फिर अ, कोयले के बाद पेट्रोलियम हो, या नेचुरल गैस हो, है ना, कोई भी ऊर्जा का स्रोत हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, कोई भी स्रोत हो, ये सारे स्रोत यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा हो, विंड एनर्जी हो, कोई भी स्रोत है, तो ये ध्यान रखना कि इसका, इन स्रोतों का जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है, यानी भौगोलिक संदर्भ कैसे देखा जाता है, जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे देखा जाता है, कि सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसी पृथ्वी में होता है। तो जब इस पृथ्वी में इनका उत्पादन होता है तो ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो मैकेनिज्म है, यानी कि इनके बनने की प्रक्रिया, इसमें भी पृथ्वी का ही रोल है, अर्थ का ही रोल है। तो यहाँ पर इसके प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के मैकेनिज्म से जो रिलेटेड बातें होती हैं, वो इसको भौगोलिक संदर्भ प्रदान करती है, यानी जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरा कॉन्टेक्स्ट, तो एक आता है इन्वायरमेंट का भी, यानी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट भी कनेक्टेड है इस टॉपिक से, जिसको हम ऊर्जा के संसाधन कह रहे हैं। ध्यान से समझ लेना इन चीजों को। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने इन चीजों को अच्छे से समझा है, उन्होंने ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो मेंस हो, प्री हो, या इंटरव्यू हो, या कुछ भी हो, किसी भी स्टेज पे तुम देखोगे ये चीजें तुम्हारे काम आने वाली है। और तुम उन पे इतना बढ़िया, अगर तुम्हारे पास कंटेंट है, और उतना बढ़िया अगर तुम प्रोड्यूस करने की हालत में रहते हो एग्जाम में, तो तुम्हारी रैंक भी वैसे ही सुनिश्चित हो जाती है, ध्यान रखना। बहुत ज़रूरी है किसी भी जो तुम्हारे पास नॉलेज है, या फिर रीजनिंग है, या जिस तरह की भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में है, उनका अगर एक लेवल नहीं है दूसरों से ज़्यादा, तो समझो तुम्हारी रैंक भी दूसरों से ऊपर नहीं आएगी, है ना। अगर लेवल कम है तो रैंक भी कम आएगी, और हो सकता है सिलेक्शन ना भी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हम चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, कि वो कहाँ कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे कि अभी दिल्ली में हालिया तुमने देखा ही होगा, बम विस्फोट हुआ है, और उसके बाद वो उनके तार जोड़े जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, क्यों तार जोड़े जा रहे हैं, ताकि समझ में आए कि भाई यहाँ पर दोषी कौन है। यहाँ पर भी तार क्यों जोड़े जा रहे हैं, तार इसलिए जोड़े जा रहे हैं इन चीज़ों से, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि तैयारी कैसे करनी है, इसलिए तार जोड़े जा रहे हैं। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, पर्यावरण की, तो पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं, तो अब बताओ ये पर्यावरण से कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है पर्यावरण से, क्योंकि सबसे पहले
मतलब शुरुआती दौर में ही मैंने कहा था ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और हमारे पर्यावरण में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब पर्यावरण में ये कहीं न कहीं से जो कन्वेंशनल सोर्स थे, है ना? यानी पारंपरिक स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब पॉल्यूशन फैलाने में सबसे आगे। पॉल्यूशन फैलाना, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, ठीक है? डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, ये सब कुछ फिर इससे जुड़ जाता है ना? कब? जब हम विकास की सारी हदें पार कर जाते हैं और ऊर्जा के संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हैं, तो हम समझो सारी हदें पार कर चुके हैं और विकास के नाम पर जितना ज़्यादा हम पूरे पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, उसकी भरपाई तो अ, असंभव दिखती है ना? तो इस तरह की चीज़ों के कारण ये हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, प्रॉस भी है और कॉन्स भी है, नुकसान भी है। नुकसान हमें पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिजर्टिफिकेशन, इन रूपों में दिखाई देता है। ठीक है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्यावरण को भी इससे खासा नुकसान है, ऊर्जा के संसाधनों से, खासकर गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों से, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से। ठीक है? लेकिन आने वाले समय में हम क्या देखने वाले हैं कि भाई जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होंगे, वहां से भी नुकसान होंगे, लेकिन अभी उसका समय अभी काफी लंबा है, ये बाद में, और जिससे काफी कम अगर होगा भी तो काफी कम स्टार्टिंग में, आई मीन पर्यावरण को नुकसान होगा। इसलिए देखो यहाँ पे इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल लिखा है। ये तुम ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आई मीन टू से अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मुझे याद करना कि सर ने क्या कह दिया था। तुम देखना हर जगह इको फ्रेंडली, यानी इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट या फिर सस्टेनेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट हर जगह जोड़ा जा रहा है। और तुम्हें इस पर अच्छी क्लैरिटी और इंटर कनेक्शन रखना चाहिए कि अब तुम सस्टेनेबिलिटी चाहते हो तो एग्रीकल्चर में नहीं चाहते हो क्या? तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी में सस्टेनेबिलिटी नहीं चाहते हो? अभी हमने एग्रीकल्चर थोड़े दिन पहले पढ़ा था, उसमें भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए, है ना? इकोनॉमिक कोई भी एक्टिविटी चाहिए, उसमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए। जो उद्योग उत्पादन करते हैं उसमें भी सतत होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या? सतत सतत विकास चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम। अब तुम मैनेज करो इसको, टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज करो, है ना? या फिर इन्वेस्टमेंट के साथ मैनेज करो, स्किल के साथ, जैसे करना है करो, लेकिन हमें सतत विकास चाहिए। और तुम अगर सतत विकास के लिए तत्पर हो, यानी तुम एज ए ब्यूरोक्रेट, तुम्हें वहां सबसे पहले तुम्हें कुर्सी दी जाएगी कि भैया इसको पता है कि कैसे मिनिमम रिसोर्सेज को, जो संसाधन है हमारे पास अगर कम भी है, तो उसको मल्टीप्लाई करके लंबे टाइम तक यूज करके हम सतत कार्यवाहियों को अंजाम देते रहें। ऐसी चीजें अगर तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारा स्वागत होता है यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है? कैसे होता है? तुम्हारे सामने क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं और तुम समझ के लिख देते हो। तो सीधा सा मतलब है कि अगर तुमने समझ के लिख दिया है सही ढंग से जो चाहिए, तो तुम्हारा स्वागत है। यही तो बात है। अब उनको स्वागत करने तुम्हें फूल माला लेके तो नहीं बैठे रहेंगे। तुम एडमिट कार्ड लेके गए, अच्छा ये तो आईएएस बनने वाला है, बनने वाले का कोई मतलब नहीं होता। दुनिया में 10 लाख लोग, दुनिया मतलब हमारे भारत में 10 लाख लोग कम से कम सपने देखते हैं इसके, और 4-5 लाख लोग अपीयर होते हैं। तो क्यों तुम्हें वो सेलेक्ट करे? तुम्हें है कुछ खास बात जो तुम्हें सेलेक्ट करे? तो अगर नहीं है तो बनाओ। अगर नहीं बनाओगे तो फिर वैसे ही जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, एडमिट कार्ड को लैमिनेट करा के, पेन वगैरह बहुत अच्छे से खरीद के, पेंसिल को शार्प करके, लेकिन वहाँ चलेगा ही नहीं ये सब कुछ। तो ये ध्यान रखना कि हमारे जो हथियार ये सब नहीं होते। हमारे हथियार है हम किस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को लेकर जा चुके हैं। ठीक है? तो खैर आगे चलते हैं। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज से जितनी चीजें थी, आई मीन टू से कन्वेंशनल चीजें, सॉरी कॉन्सेप्चुअल चीजें, उनको हमने अभी तक देखा था। ठीक है? इन्वायरमेंट से जोड़ के। अब दूसरी चीज आती है एक और टॉपिक के से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ से भी ये टॉपिक पूरी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ से कैसे कनेक्टेड है ये टॉपिक? देखो, जब तुम एनर्जी की बात करते हो, तो एनर्जी में क्या है, मैंने बताया अभी थोड़ा, जब एनर्जी रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, तो हमें किस तरह की चीजें देखने को मिलती है? भाई हमें देखने को मिलता है इसका प्रॉस और इसका कॉन्स, इसके फायदे और इसके नुकसान। जब फायदे या नुकसान की बात करते हैं, दोनों में इंटरनेशनल रिलेशन ऐड है। फायदे का मतलब, तुम एनर्जी रिसोर्सेज के साथ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हो, आर्थिक विकास करना चाहते हो, हर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है, आर्थिक विकास करना चाहता है, हर देश चाहता है मैं आगे रहूं, और उसके लिए उसको ऊर्जा के संसाधनों की जरूरत है, चाहे वो गैर पारंपरिक हो या पारंपरिक हो, कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या ये रूल ऐसा तो नहीं है कि आज कोई भी इकोनॉमी क्लोज नहीं है, सारी इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, खुली अर्थव्यवस्था है, मुक्त अर्थव्यवस्था है। एलपीजी हमारे कंट्री में भी 1990 से लागू हो गया, उसके बाद हम भी मुक्त अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो एक दूसरे से ट्रेड बैरियर्स खत्म है, मतलब है। कभी कभी अभी ट्रम्प वगैरह का तुमने देखा होगा, हम जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी टैरिफ वगैरह को लेकर काफी सारी चीजें फेरबदल की हैं। तो ये सब चलता रहता है। कुल मिला के ओपन इकोनॉमी है हमारे पास, खुली अर्थव्यवस्था है, मुक्त अर्थव्यवस्था। अब इस मुक्त अर्थव्यवस्था में तुम करोगे क्या? तुम्हें ये करना है कि भाई अपने, मतलब अब जो टैरिफ का बैरियर है, ठीक है, या टैक्स बैरियर है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो सब है, तो ये सब हमें क्या करना है, एक दूसरे की, एक कंट्री की दूसरी कंट्री से जितनी ज़्यादा इस मामले में साझेदारी समझदारी होगी, उनके बीच में व्यापार ट्रेड बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, इंटरनेशनल ट्रेड की। तो क्या ये आईआर से जुड़ा हुआ नहीं है? कॉन्स की बात करते हैं, कॉन्स की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना, सब तरफ की समस्याएं, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, सभी तरह की जो समस्याएं हैं वो इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करने के बाद होती हैं। तो अब तुम ये बताओ कि अगर इतना सारा नुकसान भी होता है, तो इस नुकसान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इतने सारे जो तुम्हारे नुकसान हैं, तुमने जो नुकसान किए हैं, इस नुकसान की भरपाई भी यही सब मिलकर करते हैं। आज तुम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, अर्थ समिट तुमने 1992 में सुना है, वहां से लेके अभी तक कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कई सारी कंट्रीज मिलके किसी न किसी देश में किसी न किसी जगह पे बैठती हैं, और इन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे मुद्दों पे क्या होता है, सम्मेलन होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहते हैं, जहाँ चर्चा की जाती है ऐसे मुश्किलों पर, इस तरह के जो खतरे हैं पर्यावरण पर, उस पर, इन पर विजय पाने को। तो यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, जब सभी देश के लोग एक साथ बैठते हैं इस पर चर्चा करने के लिए कि भाई कैसे निपटा जाए ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से, बायोडाइवर्सिटी लॉस से, जो कि पारंपरिक ऊर्जा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको जलाने से ज्यादा हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मानकों की जरूरत है, कुछ स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, कुछ पॉलिसी की जरूरत है, हमारे देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब ये सब स्टैंडर्ड, पॉलिसी, स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह, इसमें भी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहिए, तभी हम सब मिलकर, यानी पूरा विश्व वैश्विक रूप से मिलकर इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक उस पर नियंत्रण किया जा सकता और सतत विकास की संकल्पना पर भी बल दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, मतलब मैंने तुम्हें ये बताया कि जो संसाधन है वो कुल मिला के किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ज्योग्राफी से भी, आईआर से भी, इन्वायरमेंट से भी, ठीक है, और इकोनॉमी से भी। अब तुम, इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये टॉपिक इतना ज्यादा डायनामिक है कि इसके लिए तुम्हें इन चारों चीजों को इंटरकनेक्ट करके ही पढ़ने की जरूरत है। कैसे करेंगे वो तो जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको कैसे करना है, इन चीजों से कनेक्ट कैसे करना है। और जब तुम ये चीजें कर लेते हो, तो तुम रिसोर्स, खासकर अभी एनर्जी रिसोर्स की बात हो रही है, इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ तुम्हें वो फैक्ट्स, है ना, वो तथ्य और इंफॉर्मेशन जो अभी तुम्हें बताऊंगा, वो तुम्हें याद रखने हैं। और उनको याद रखने के बाद तुम किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम कर पाओगे, ठीक है, कर पाने की हालत में रहते हो। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मेंस का एक ऐसे ही, मतलब एक क्वेश्चन आ चुका है, ये 2018 में आया था, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, पूरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जो इंडिया ने अब देखो कहाँ से कनेक्टेड है, मैंने कहा ना, ये जब क्वेश्चन मेंस में आता है तो इंटर कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं से। आज के टाइम में जो मॉडर्न एनर्जी है, आधुनिक ऊर्जा, और आधुनिक ऊर्जा अब क्या हो गया, अब इस तरह के शब्दों का अगर यूपीएससी ने प्रयोग किया तो कई सारे लोग जो रटे रटाए पद्धति से पढ़ाई करते हैं वो धराशायी हो जाएंगे। मॉडर्न एनर्जी की बात हो रही है, आधुनिक ऊर्जा। आधुनिक ऊर्जा मतलब का सबसे पहला पॉइंट तो आ गया कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है ये। कन्वेंशनल तो नहीं हो सकता, वो तो पारंपरिक तो पुरानी हो गई। तो मॉडर्न में कौन आएगा?
नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत ये आएंगे। तो तुम मॉडर्न एनर्जी के 2018 के क्वेश्चन में ये टर्म डालो। मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी कभी भी वही वर्ड्स या वही सेंटेंस यूज नहीं करती, और यहीं पर लोग क्या होते हैं, धराशायी होते हैं। उनको समझ भी नहीं आता इसमें लिखना क्या है। जब वर्ड ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर क्या लिखेंगे। हो सकता है इनको आंसर पता था, लेकिन इस तरह के जब वर्ड से यूपीएससी खेलने लगती है तो जो बालक बालिका होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे धराशायी होने लगते हैं। उनको लगता है हम लिख के क्या होता है, कुछ ना कुछ उठपटांग लिख के चले आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। तो समझने की जरूरत है मॉडर्न एनर्जी। अगर ये टर्म यूपीएससी ने यूज किया है तो ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं से ये करंट अफेयर्स में भी जुड़ा होगा। किसी न्यूज़पेपर में किसी जगह पे किसी ना किसी न्यूज से ये टर्म जरूर रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ये डिस्कशन हुआ होगा, तभी इस तरह के वर्ड्स को जोड़ा गया है। अब मॉडर्न एनर्जी वही एनर्जी है जो हमें सस्टेनेबिलिटी प्रदान करती है, पहली बात। और ये वर्ड भी तुम उस 2018 के क्वेश्चन में अगर तुम देखना चाहो तो देख लेना, कभी भी गूगल करके, जैसे भी तुम्हारे पास पीवाईक्यू होगा तुम देख सकते हो। सतत विकास की अगर बात होती है तो वहां पर मॉडर्न एनर्जी की बात होगी, ठीक है। अफोर्डेबल एनर्जी की बात होती है। अफोर्डेबल मतलब वही बताया ना मैंने, एक्सेसिबल, जो आसानी से हमें मिल जाए, तो आधुनिक ऊर्जा की बात होगी। ये अफोर्डेबल है, ठीक है। कोयला पेट्रोलियम बहुत महंगा हो गया, वो अफोर्डेबल नहीं है। रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि उस क्वेश्चन में था, ठीक है। तो रिलायबल यानी जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सके, ऐसी ऊर्जा पर। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा पर भरोसा करने का ये मतलब है कि ये ऊर्जा हमारा आगे तक लंबे समय तक साथ देगी, ठीक है। इस पर भरोसा करने का ये मतलब होता है। यानी कि मान लो कि कोयला खत्म हो रहा है, तो कोयले से संबंधित जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये क्या है, रिलायबल है? नहीं, ये क्या हो गया, अनरिलायबल, यानी अविश्वसनीय। रिलायबल वो है जो लंबे समय तक साथ देगी। तो हमें जो एक्सेसिबिलिटी चाहिए रिसोर्सेस की, देखो मैंने तुम्हें एक्सेस की बात कहा और एक्सेसिबिलिटी, ये सर 2018 में 16 नंबर क्वेश्चन है ये जो आप बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो डी? तो ईयर 2018 में क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाव हाँ की हाँ, कुछ ऊर्जा ऐसा ही का। था, बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन था कि उसमें एक्सेसिबिलिटी भी वर्ड आया होगा, है ना, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब वर्ड थे उसमें। ये और ये कहा जा रहा था कि भाई जब हम इन चीजों को, इस तरह की मॉडर्न एनर्जी को यानी कि आधुनिक ऊर्जा को अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो भाई ये किस तरह से, मतलब अचीवेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इससे जो एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे प्राप्त करेंगे इस मॉडर्न एनर्जी के थ्रू। तो अब इस रिगार्ड में पूछा था कि कमेंट कीजिए इंडिया के प्रोग्रेस पे, ऐसे ही था ना कुछ, इंडिया के प्रोग्रेस पे। इंडिया के प्रोग्रेस पर अगर कमेंट करेंगे हम इस सिलसिले में, तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा इसका आंसर लिखने के लिए? तुम्हें एक तो इंडिया की पूरी जो डेवलपमेंट की कहानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो समझनी पड़ेगी। और कब से, सिंस 1990 के बाद स्पेशली, तब जाकर तुम्हें आंसर मिलता है। और इतनी लंबी कहानी को तुम्हें 200-250 वर्ड में कंप्लीट करना है, ये तुम समझ लो कितना आसान काम हो सकता है। लेकिन ये उसी के लिए आसान होगा जो इस चीजों को समझ पा रहा है। अदरवाइज वो ढूंढता रह जाएगा आंसर किसी बुक में, किसी नोट्स में, किसी मटेरियल में, किसी क्लासरूम में इस पर बात होती ही नहीं है। और हम लोग सारी बातें करते हैं, लेकिन इन चीजों को कैसे हैंडल करें, जब इस पर समझ जाएंगे तो फिर जब तुम पढ़ाई अब शुरू करोगे इसके हिसाब से, जहां पर तुम मॉडर्न एनर्जी की बात करोगे, सस्टेनेबिलिटी की बात करोगे, अफोर्डेबिलिटी की बात करोगे, रिलायबिलिटी की बात करोगे, एक्सेसिबिलिटी की बात करोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करोगे, एसडीजी, तो और इंडिया के प्रोग्रेस में भी बात करोगे, इकोनॉमिक, तो इतना कुछ एक साथ तुम बात कब करते हो, जब तुम्हारी अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब तुम करंट की चीजों से पूरी तरह से अपने आप को लबालब भर लेते हो, तब जाकर उसका निचोड़ निकल के आता है। यहाँ है तो बहुत कुछ करंट अफेयर में, लेकिन तुम्हें वहां से कुछ चीजें ऐसी निकालनी है जो तुम्हें अंदेशा हो कि हाँ ये सारी चीजें ही मेरे लिए काम की है। क्योंकि यूपीएससी और एग्जामिनेशन बॉडी या गवर्नमेंट जो जिनका सिंक्रोनाइजेशन होता है, सरकार का यूपीएससी के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है, पता है ना, सरकार और यूपीएससी अलग नहीं है। सरकार जिस चीज को कॉन्सेंट्रेट करे यूपीएससी उसी तरह के क्वेश्चन को पूछेगी, तो तुम्हें ये सारी चीजें समझकर ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हो। लेकिन अभी तुम नहीं कर पाओगे, अभी तो मैंने सिर्फ ये वर्ड्स बताए हैं
जैसे-जैसे तुम एनर्जी रिसोर्स पढ़ लोगे, सारे डायमेंशन से पढ़ लोगे, ध्यान रखना, जो चारों डायमेंशन मैंने बताया, आईआर का भी या फिर ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमी का भी, सारे डायमेंशन से पढ़ लोगे, तब तो जाकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? इज इट? हाँ या ना बोलो? कर पाओगे ना, तभी तो करोगे। अगर तुम सारे डायमेंशंस में नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली क्या होगा कि तुम इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, लेकिन कर भी पाओगे। बहुत आसान हो जाता है जब हम इन सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट को, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को, है ना, या फिर आईआर के कॉन्टेक्स्ट को, जहाँ पे पॉलिसी वगैरह इस तरह की बनानी है, जहाँ पे पोल्यूशन भी कम और व्यापार भी हो, सस्टेनेबिलिटी भी बढ़े। तो ऐसी चीजों में अ, और एक बात, दो ये 2018 क्वेश्चन है ना, क्या नाम है, दीप, एक और क्वेश्चन इस तरह था कि ठीक है, बहुत सारा पोल्यूशन है हमारे, उसी के आगे पीछे एक और क्वेश्चन होगा 17, 18, 19 में कभी भी, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत एडवर्स है, पर्यावरण का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में, पर्यावरणीय प्रभाव जो बहुत ज्यादा स्केल पर, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव हम पर्यावरण में देख पा रहे हैं। के बाद भी कोल माइनिंग जारी है पूरे देश में, और बिना कोल माइनिंग के हम विकास कर नहीं सकते। ठीक है, चर्चा करो। मतलब पर्यावरण में कोयला बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और बिना कोयले के हम विकास भी नहीं कर सकते। चर्चा करो। ऐसे क्वेश्चन। तो भाई इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना है कि पहले पूरी सारी चीजों को समझ लो, और फिर हम एक एक करके कल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सॉरी सॉरी, ये 2019 का क्वेश्चन था।